नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है सच्चाई। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काजल जैसे ही फ्रिज खोलकर दूध निकालती तो देखती कि दूध कम है, जिसे देख वह अपनी सास को आवाज लगाती, जो तेज ठंड में गार्तन की सफाई कर रही थी। अपनी बहू की आवाज़ सुन वर्षा जी जल्दी से वहां आती और कहती, क्या हुआ बहू, क्यों बुला रही थी। तब काजल गुस्से में कहती, पहले तो काम चोरी करती थी, अब खाने की भी चोरी करने लगी हो। बहू, तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं, वर्षा जी ने शांत स्वर में कहा। जिसे सुन काजल गुस्से में कहती, दूध की भगोनी में से दूध कहाँ गया। बहू, वो कल रात तुम्हारे बापूजी को तेज सर्दी हो गई थी, उनसे सांस लेते भी नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने उन्हें आधा गिलास हल्दी का दूध दे दिया, जिससे उन्हें आराम मिल सके। चतुरी जीभ कहीं की, बुढ़ापा आ गया पर खाने से मन नहीं भरा। सर्दी थी तो गर्म पानी पिला देती, दूध देने की क्या जरूरत थी। पता है ना, मुझे सुबह उठते साथ दूध पीने की आदत है। तो अब मैं क्या करूं, क्या पीऊं मैं। एक गिलास दूध सुबह, एक गिलास दूध शाम मुझे चाहिए होता है, और कॉफ़ी भी पीनी होती है, फिर भी दूध को हाथ कैसे लगाया। रोज सुबह चाय के लिए दूध मिलता है, वही काफ़ी नहीं है तुम दोनों के लिए, कि अब पीने के लिए भी दूध चाहिए। बहू, हम कब दूध पीते हैं, वो तो कर तुम्हारे बापूजी को की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए, और अभी दूध बारा दूध लेकर आता होगा, थोड़ा सब्र रखो। वर्षा जी का इतना कहना था कि काचर गुस्से में कहती, एक तो मेरा ही खाती हैं और ऊपर से मुझसे जवान चराती हैं। सवर वही बुराऊ नहीं रख सकता था। बहू, वही तुम्हारे ससुर हैं, तमीज से बात करो, वर्षा जी ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा, जो काचर को बर्दाश्त नहीं होती। तभी कैलाश के खांसने की आवाज आती। वही जल्दी से कमरे में जाती और पास में रखा हुआ पानी उन्हें देती, तो देखती कि उनका पूरा बदन गर्म है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। तभी वर्षा जी बाहर अपनी बहू के पास आती तो देखती कि काजल फ्रिज का ताला लगा रही है और कहती, बहुत जवान चलने लगी है बुढ़िया की, अब मजा आएगा। साथ में रसोई घर का भी ताला लगाती, जिसे अनदेखा कर वर्षा जी कहती, बहू, तुम्हारे ससुर जी को बहुत तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तब काचर कहती, सब्र रखिए सासू माँ, ससुर जी अपने आप ठीक हो जाएंगे। बहू, यह क्या कह रही हो तुम, इससे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। यह तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। अब नहीं बुलाऊंगी मैं डॉक्टर को, बुलाऊ, मरता है तो मर जाए। काजल की यह बात सुन वर्षा जी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाती और काजल में जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, वरना अभी के अभी मैं विवेक को फ़ोन लगाकर तुम्हारा सच उसे बता दूंगी। यदि मेरे बेटे को पता चला कि तुमने अपने ससुर का इलाज नहीं कराया तो क्या होगा बुढ़िया। विवेक मुझे घर से बाहर कर देगा। यह तो तब संभव होगा जब विवेक यहाँ आएगा, पर विवेक तो पूरे 3 वर्ष के लिए विदेश गया है और अभी तो 1 वर्ष ही पूरा हुआ है, 2 वर्ष बाकी हैं, भूल गई क्या। काचर का इतना सुन वर्षा जी के आगे पुराने दृश्य दिखाई देने पड़ते, जब वह अपने पति के साथ गांव में रहती थी। बेटा शहर में नौकरी करता था और काचर से उसका विवाह हो चुका था। त्योहार पावन दोनों का आना जाना गांव में होता था।
उस वक्त काजल अपने सास ससुर के साथ अच्छा से रहती थी और अच्छे से बात भी करती थी और गांव आकर उसी रंग में धर जाती थी। वर्षा जी खुद को सौभाग्यशाली मानती थी इतनी अच्छी बहू पाकर। फिर एक दिन अचानक से कैलाश जी का स्वास्थ्य खराब हो जाता। उस वक्त वर्षा जी अकेली थी। गांव के कुछ पड़ोसी की मदद से वह उन्हें अस्पताल लेकर जाती और शहर अपने बेटे को फ़ोन कर देती। अपने बापूजी के अस्वस्थता के समाचार पाकर विवेक और काजल जल्द से जल्द गांव आते, जहां डॉक्टर विवेक से कहते, बेटा मुझे लगता है तुम्हें अपने बापूजी को अपने साथ अब शहर लेकर जाना चाहिए, जहां उनका इलाज अच्छे से हो सके और गांव में इतनी चिकित्सा भी नहीं है। डॉक्टर की बात मानकर विवेक अपने माँ बापूजी से कहता शहर चलने के लिए। तब कैलाश जी मना करते हुए कहते, बेटा अब मैं ठीक हूँ, तुम दोनों चले जाओ, खामोखा हमारी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। लेकिन विवेक जिद पर अड़ चुका था कि मैं आपको अपने साथ शहर लेकर चलूँगा, इस हालत में आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। यह सुन काजल घबरा जाती और विवेक से कहती, विवेक बाबूजी का कहना सही है, शहर में उनका मन नहीं रखेगा, तुम उन्हें गांव में ही रहने दो, फिर हम उनसे मिलने आते रहेंगे। यह सुन विवेक काजल पर गुस्सा होते हुए कहता, सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा है, उन्हें अच्छे इलाज की आवश्यकता है जो शहर जाकर संभव है। क्या तुम बापूजी की दुश्मन हो जो ऐसी बात कर रही हो? विवेक का गुस्सा देख काजल शांत हो जाती और वर्षा जी अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शहर चलने को कहती और विवेक तो पहले कह चुका था कि अपने बापूजी को शहर लिए बिना वह मानेगा नहीं। कैलाश जी शहर जाने को तैयार हो जाते, जो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वही सोचती गांव आकर 2-4 दिन सास ससुर के साथ रहने में और पूरी जिंदगी रहने में बहुत अंतर है, लेकिन वह विवश थी, कुछ नहीं कर सकती। और 6 महीने बाद कैलाश जी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते और फिर जब गांव जाने की कहते तो विवेक कहता, बाबूजी मुझे कुछ समय के लिए विदेश जाकर नौकरी करनी होगी, जब तक यहाँ काजल अकेली रहेगी और गांव में आप दोनों यदि आप सब साथ रहेंगे तो मुझे आप सबकी चिंता कम रहेगी और विदेश में अच्छे से काम कर सकूँगा। प्लीज़ अब आप शहर में रुक जाइए। कैलाश जी अपने बेटे की बात मान रुक जाते और गांव की जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम कर देते, जिसे बेचकर विवेक शहर में बड़ा घर खरीदता और 1 महीने बाद विदेश चला जाता। विवेक को विदेश गए हुए कुछ दिन हुए थे कि काजल के रंग अपने सास ससुर के प्रति बदल गए थे। वह घर के नौकरों को छुट्टी देते हुए कहती, अब महंगाई बढ़ गई है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी सास से घर के काम कराना शुरू कर देती, जिसे देख कैलाश जी को अच्छा नहीं लगता और वह गांव जाने के लिए कहते तो वर्षा जी उन्हें समझाती, बेटे के आने के बाद हम किसी निर्णय पर जाएंगे और बहू का कहना उचित है, महंगाई बढ़ गई है, यदि मैं कुछ काम करूंगी तो क्या हो जाएगा। और कुछ महीने बाद कैलाश जी का स्वास्थ्य और ख़राब रहने लगा, जिससे काजल की हिम्मत और बढ़ गई और वह अपनी सास को ज़्यादा परेशान करने लगी। फरदूत उसने अपने सास ससुर का बंद करा दिया, यह कहते हुए कम से कम खाने को 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। और आज बात यहाँ तक आ गई कि वह कैलाश जी को दिखाना तक नहीं चाहती थी। फिर से कैलाश जी को खांसी उठना शुरू होती और वर्षा जी पुरानी यादों से बाहर आती। तब काजल कहती, यदि आपके पास
अपने बेटे का नंबर हो तो फ़ोन लगा लीजिए। मैं नहीं डरती किसी से, और फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल चाहिए होता है। क्या आपके पास है? तब वर्षा जी अपनी बहू से हाथ जोड़ते हुए कहती, बहू इतने जुर्म मत कर, अपने ससुर का इलाज करा दे। तब काजल कहती, इसी इसी तरह रहा कीजिए मेरे सामने, लेकिन जो थप्पड़ आपने मारा है उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। और आज के दिन बापूजी का इलाज नहीं होगा। यदि कल तक बुराऊ जिंदा रहा तो मैं सोचूंगी। कहते हुए काजल जैसे पीछे परतती तो सामने अपने पति को देखती, जिसे देख उसके होश उड़ जाते। विवेक तुम आगे, काजल कुछ कहती। तब विवेक कहता, एक और बार अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत लेना। जिस जवान से तुम मेरे माँ बापूजी का अपमान कर रही थी, उस जवान पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से, क्योंकि यह घर मेरे माँ बापूजी का है। मैंने इस घर की रजिस्ट्री उनके नाम कराई है। जो औरत भगवान समान मेरे माँ बापूजी का सम्मान नहीं कर सकती, उससे मेरा कोई नाता नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें आने की खबर नहीं दी थी, वरना तुम्हारा असली चेहरा मैं देख नहीं पाता। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, विवेक गुस्से में कहता, और अपनी माँ के पास जाते हुए कहता, माँ अब मत रो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। विवेक अपने बापूजी को अस्पताल लेकर जाता और उनका इलाज कराता, जिसके बाद वह स्वस्थ होकर घर वापस आते। दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।